तो बच्चे देखिए, आपको मैं पिछले क्लास में जो है वो 10th क्लास का पावर शेयरिंग पढ़ाया था और वो पावर शेयरिंग का पार्ट 1 था। और आज मैं आपको पावर शेयरिंग का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। अब पावर शेयरिंग का पार्ट 2, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन क्या था, बेल्जियम के कैपिटल ब्रुसेल्स का क्या था कंस्ट्रक्शन, मतलब वहां पे कितने लोग रह रहे थे। उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया था कि श्रीलंका जो है वो उसका एथनिक कंपोजिशन क्या था। तो मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका में 3 टाइप के लोग थे। एक था ये सिन्हाला की संख्या जो बच्चे हैं वो 74% थी। उसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट कहा था कि तमिल थे, तो तमिल मैंने कहा था बच्चे कि तमिल 18% था। उसके बाद मैंने कहा था कि 7% क्रिश्चियन थे और 1% जो है वो अलग अलग कम्युनिटी के लगे थे। लेकिन बच्चे यहाँ पे बच्चे जो गलती करते हैं, अब वो कहते हैं कि मैंने लिख के लाया और मुझे मार्क्स टीचर नहीं दिए, तो उसमें गलती थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं। अब जैसे कि आपने तमिल लिखते हो ना, तो वहां पे तमिल की संख्या अगर बच्चे 18% है तो उसको आप क्या करो, डिवाइड कर दो, क्योंकि उसमें 13% जो है वो श्रीलंकन तमिल था और 5% जो है वो इंडियन तमिल था। ठीक है, तो इतने ये जो है वो श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन। बच्चे मैंने कहा कि श्रीलंका का कैपिटल जो है वो बच्चे अगर आप बुक के हिसाब से पढ़ोगे तो कोलंबो मिलेगा, लेकिन अगर आप न्यू अभी जो नया चेंज हुआ है तो उसका नाम है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टम। तो आप चाहो तो दोनों मेंशन कर देना, नहीं चाहो तो आप एक मेंशन करना। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो कि बेल्जियम में हमने देखा कि बहुत अच्छे से एकोमोडेशन हो गया था। वहां पे 1970 से 1993 के बीच में 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में एकोमोडेशन तो हुआ, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हुआ। लेकिन वहां पे जितने रिप्रेजेंटेटिव जहां पे थे उसके हिसाब से वहां पे जो है वो रिप्रेजेंटेट कर दिया गया। मतलब वहां पे ऐसा कहा गया कि जो डच स्पीकिंग है और जो फ्रेंच स्पीकिंग है, जिसकी संख्या जहां पे ज्यादा है उसके रिप्रेजेंटेटिव वहां पे होंगे। लेकिन श्रीलंका में इसका उल्टा हुआ। वहां पे क्या कहा कि मेजॉरिटी जो है वो पावर में आ गई थी, पूरा मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी को खत्म कर दिया। अब आप बच्चे कहोगे कि मेजॉरिटी होता क्या है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि श्रीलंका में जो है वो 74% जो है वो सिन्हाला है, 74% सिन्हाला है, बाकी सिर्फ 18% तमिल है। तो ये सिन्हाला वाला जो है वहां का ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला बना दिया। तो मेजॉरिटी, अभी मेजॉरिटेरियनिज्म आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज मेजॉरिटेरियनिज्म। तो मेजॉरिटेरियनिज्म बच्चे होता है कि जब मेजॉरिटी यानी कि नंबर ऑफ पीपल, जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 कम्युनिटी है, यहाँ पे जैसे कि 2 कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी हो गया कि यहाँ पे एक राजपूत की संख्या और दूसरा हो गया कि ब्राह्मण की संख्या। अगर ब्राह्मणों की संख्या जो है वो राजपूतों की संख्या से ज्यादा है, मान लो कि 80% ब्राह्मण है और 20% राजपूत है, तो ब्राह्मण जो है वो राजपूत को ऑपरेस करेंगे, तंग करेंगे, उन्हें तरह से परेशान करेंगे, उनसे बहुत सारी चीजें जो है वो ले लेंगे। तो इसको जो है कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। जब मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी को ऑपरेस करता है, तंग करता है, उनको एक्सप्लॉइट करता है, उनका शोषण करता है, तो इसको कहा जाता है मेजॉरिटेरियनिज्म। तो वही हुआ था श्रीलंका में। सबसे बड़ा हुआ कि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। पहला पॉइंट क्या हुआ कि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। वैसे देखिए कि श्रीलंका जो है वो इमर्ज हो गया था, इंडिपेंडेंट हो गया था कब बच्चे, तो वो 1948 में ही इमर्ज हो गया था। अगर आपको नहीं याद रहेगा तो आप ये याद रखना, ये हमारा कंट्री 1947 में आजाद हुआ, उसके 1 साल बाद जो है वो श्रीलंका आजाद हो गया। तो आजाद तो तभी हो गया था, लेकिन सवाल ये हो गया कि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना गया। इवन दूसरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वहां जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे सब जगह पे जो है वो सिन्हाला को फेवर किया जाता था, यानी कि सिन्हाला वाले को पहले दिया जाता था कोई भी चीज, उसके बाद तमिल वाले को दिया जाता था। तो ये तो बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ये बहुत मतलब अलग तरीके से इनको परेशान किया जाता था। और वैसे अगर आप बुक के हिसाब से देखोगे तो 1956 में इन लोगों के बीच जो है वो सिविल वॉर चला। कब चला? पहली बार 1956 में। और वैसे आप बुक के हिसाब से देखोगे तो देखोगे कि 2009 में खत्म हो गया, 2009 में ये खत्म हो गया। लेकिन अभी भी वहां पे इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी कि सिन्हाला वाले जो है वो तमिल वाले को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, उन्हें टॉर्चर करते हैं या परेशान करते हैं। तो ऐसा कंडीशन यहाँ पे बन गया। अब इसलिए कहते हैं कि पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। अगर पावर शेयरिंग सही ढंग से आपने पावर को शेयर कर दिया तो फिर इस तरह की लड़ाई नहीं होगी, पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अब जैसे देखिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, अगर वो चाहेंगे कि वहां से, अब जैसे कि यहाँ पे किसी एक लोकल लेवल पे क्या हो रहा है तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऐसा किया गया कि नहीं भाई पावर शेयरिंग होगा।
यानी कि पावर को क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा, थोड़ा तुम भी लो पावर, थोड़ा तुम भी लो, थोड़ा तुम भी लो करके बांट दिया जाएगा, जिससे कि काम जो है वो बेहतर ढंग से चले। इसलिए आप देखते हैं कि पहले प्राइम मिनिस्टर होता है, फिर बहुत सारे एमपी होते हैं, फिर चीफ मिनिस्टर होता है। चीफ मिनिस्टर जो है वो स्टेट कंट्रोल करता है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहां से रिमोट कंट्रोल करते हैं, यानी कि रेगुलेटिंग का काम करते हैं। वो देखते रहते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा है, तो इसको कहते हैं पावर शेयरिंग। तो बच्चे इसमें क्या होता है कि हमें दो चीजें देखना बहुत जरूरी है। तो पावर शेयरिंग में एक चीज होता है ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। अब ये जो पॉइंट है, तो चाहे आप 8वीं क्लास में हो, 9th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, 7th क्लास में हो, तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि आप समझ लो कि ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। तो बच्चे ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट होता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट क्या है और सर लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या है। तो अपना कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर करो कि ऑर्गन जो है वो होता है, पहला होता है लेजिस्लेचर, पहला होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एक्सिक्यूटिव और तीसरा होता है जुडिशियरी। हिंदी में से हम पढ़ें तो पहला होता है कार्यपालिका, दूसरा होता है विधायिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो लेजिस्लेचर का मतलब होता है वन हु मेक्स लॉ, जो कानून बनाता है। तो कानून बनाने का काम कौन करते हैं, तो पार्लियामेंट करते हैं। कैसे करते हैं, 2/3 मेजोरिटी से, यानी लोकसभा राज्यसभा के 2/3 मेजोरिटी से जो बिल पास हो जाता है। अब जैसे उसमें आपको मैं उतने अंदर तक नहीं बताऊंगा कि जो मनी बिल होगा, वो मनी बिल अगर सिर्फ आप लोकसभा में पास कराओगे तो काम चल जाएगा, लेकिन जो ऑर्डिनरी बिल होगा वो आपको लेजिस्लेचर यानी कि ये जो हमारा पार्लियामेंट है उसका जो तीनों ऑर्गन है उस तीनों से होकर के गुजरना पड़ता है। पहले लोकसभा में जाता है, लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी से, फिर राज्यसभा में, फिर जाके प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट अगर 14 दिन के अंदर साइन करके भेज देते हैं तो वो बिल पास हो जाता है। अगर नहीं साइन किए तो फिर वो पास नहीं होता, फिर दोबारा ट्राई किया जाता है, दोबारा प्रोसीजर होता है। अब एक चीज देखो कि यहाँ पे मैंने कहा लेजिस्लेचर यानी कि उसमें आ गया पार्लियामेंट, उसके बाद होता है एक्सिक्यूटिव यानी वन हु इम्प्लीमेंट्स द लॉ, जो कानून को इम्प्लीमेंट करता है या जो ओबे करता है, वो दोनों आता है वन हु इम्प्लीमेंट्स द लॉ या वन हु ओबेज द लॉ, जो कानून को पालन करता है। अब यहाँ पे देखो ये काम हो गया एक्सिक्यूटिव का, और तीसरा होता है बच्चे जुडिशियरी। जुडिशियरी ये होता है कि अगर कोई भी रूल का वायलेशन करता है, इफ एनीवन वायलेट्स द लॉ देन जुडिशियरी हैज राइट टू पनिश देम। जुडिशियरी के पास राइट होता है कि वो पनिश कर सकता है। अब बच्चे आपको ये भी पता होगा कि जुडिशियरी के कितने पार्ट है। तो जुडिशियरी का पहला हो गया कि सुप्रीम कोर्ट। अब आपको ये पता होगा कि इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट कितना है, तो सुप्रीम कोर्ट एक है, जो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। उसके बाद दूसरा होता है हाई कोर्ट। ठीक है, तो हाई कोर्ट जो है बच्चे वो कहाँ पे होता है, उनकी संख्या कितनी है, तो पहले इसकी संख्या 24 थी लेकिन अब इसकी संख्या 25 हो गई है। और तीसरा होता है लोकल यानी जिसे कहते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, जो लोकल लेवल पे होता है। तो ये हो गया आपका जुडिशियरी। अब आप यहाँ पे देखते हो तो ये हो गया आपका ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। तो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दूसरा जो है वो होता है लेवल ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा क्या होता है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, तो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है कि देखिए कि जो लेवल है, अब लेवल यहाँ पे ऑर्गन हमने हटा दिया, यहाँ पे लिख दिया लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो लेवल क्या होगा, तो देखिए पहला होता है सेंट्रल लेवल, पहला होता है सेंट्रल लेवल यानी कि जो एमपीज और प्राइम मिनिस्टर्स जो है तो होते हैं वो सेंट्रल लेवल में आते हैं, जो मंत्री सब होते हैं वो सेंट्रल लेवल में आते हैं। उसके बाद होता है स्टेट लेवल यानी कि जो चीफ मिनिस्टर और उनके मंत्री सब होते हैं वो आते हैं स्टेट लेवल पे, मतलब स्टेट लेवल पे जो भी काम होता है वो स्टेट लेवल में आते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है बच्चे वो लोकल लेवल। कौन सा होता है, लोकल लेवल। और लोकल लेवल का भी दो पार्ट है, वो आपको पता ही होगा कि पहला है म्युनिसिपैलिटी और दूसरा जो है वो पंचायती राज। ठीक है, एक जो है वो 73rd अमेंडमेंट के तहत और दूसरा 74th अमेंडमेंट के तहत। तो ऐसा किया गया, तो छोड़िए वो आपको नहीं पढ़ना, बस आप ये याद रखो कि 3 लेवल है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। ठीक है, तो ये है लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या है कि ये सबसे ऊपर होते हैं, सुप्रीम पावर होते हैं, उसके बाद नीचे ये होते हैं और सबसे नीचे ये होते हैं। ये इनको ऑर्डर दे सकते हैं और ये इनको ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, अब क्यों कौन से मुद्दे पे देंगे तो इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, तो वो आपको बाद में पढ़ना होगा। तो ये आप ऐसे समझ लो कि ये है लेवल ऑफ गवर्नमेंट।
अब आपको ये पूछा जाएगा कि बताओ बेटा पावर शेयरिंग, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। दिस इज द मोस्ट फेमस क्वेश्चन ऑफ योर क्लास। यह आपके क्लास का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बताता बार बार पूछेगा कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो बच्चे आपने अभी तक जो पढ़ा उसमें आपने क्या एनालिसिस किया? आपने ये एनालिसिस किया कि बेटा पावर शेयरिंग इसलिए डिजायरेबल है बिकॉज इट रिड्यूसेस द कॉन्फ्लिक्ट्स। ये कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है वो कम करता है, खत्म करता है, ये झगड़ा होने की संभावना को खत्म करता है। मतलब कोई भी लेवल किसी भी लेवल को आंख नहीं दिखा सकता, ठीक है, क्योंकि ऐसा सिस्टम बांट दिया गया ताकि किसी को परेशानी ना हो। उसके बाद और पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? तो पावर शेयरिंग में जो है वो काम बहुत अच्छे ढंग से चलता है, सारा लेवल अपने अपने ढंग से काम करते हैं और काम बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो इसके बहुत सारे रीजन है पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जिसको कि आपको समझना जरूरी था, तो जो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें आपको क्वेश्चन में कहां प्रॉब्लम कहां हो जाता है, एक कहता है कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और दूसरा, ये तीनों भी फेमस क्वेश्चन है जो दो मैं आपको बता रहा हूं। एक कहता है कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पावर शेयरिंग का, और दूसरा कहता है कि वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो बच्चे ऐसा देखो कि आपने पढ़ा ही है मैथ में वगैरह वगैरह हर जगह पढ़ा है कि हॉरिजॉन्टल जो है वो ऐसे चलता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा, सीधा मतलब क्या कि सब बराबर। तो ये जो लेजिस्लेचर है और दूसरा एग्जीक्यूटिव है और तीसरा जुडिशियरी है, तो ये आता है बच्चे किसमें? हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कोई नहीं कह सकता कि हम तुमसे बड़े हैं, या ये इसको नहीं कह सकता कि हम तुमसे बड़े हैं, क्योंकि सब बराबर है। तो आप दिमाग में ये सेट करके रखो कि हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे चलेगा तो ऐसे वाले में कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता। लेकिन वहीं पे दूसरा जो है वो वर्टिकल फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो बच्चे वहां पे भी आपको याद कराने का मैंने बहुत अच्छा आसान तरीका बनाया है, और वो है बच्चे वर्टिकल ऐसे चलता है, वर्टिकल ऐसे चलता है। और वर्टिकल जो है उसमें पहला होता है सेंट्रल लेवल, अब दूसरा होता है स्टेट लेवल, और तीसरा होता है लोकल लेवल। अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये सबसे ऊपर है, तो ये सबसे ऊपर ही रहेंगे, ये इनको ऑर्डर दे सकते हैं और ये साहब इनको ऑर्डर दे सकते हैं, मतलब ये ऐसे सिस्टम चल रहा है। तो ये हो गया वर्टिकल फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप क्यों याद करने में दिमाग लगाओगे? यहाँ आपको इजी ट्रिक मिल रहा है, आसान तरीका मिल रहा है याद करने का, बहुत ही आसान तरीका। तो ये हो गया सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, और तीसरा हो गया लोकल लेवल। तो देखो इसका मैंने एक एक चीज बता दिया। अब दूसरा आपको पूछेगा कि व्हाट इज द प्रूडेंशियल रीजन एंड व्हाट इज द मॉरल रीजन। तो मॉरल रीजन होता है कि जब हम दिल से कोई मॉरल रीजन होता है कि जब हम जो हमारा ड्यूटी बनता है, जो हमें मॉरलिटी सिखाता है, यानी कि जो आपको जरूरी है, वहां पे मॉरल रीजन होता है। और प्रूडेंशियल रीजन होता है कि अपने विजडम के आधार पे जब आप काम करते हो। तो पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है? तो बिकॉज इट रिड्यूसेस द कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा प्रूडेंशियल रीजन, क्योंकि आपने अपना विजडम का यूज किया। तो ये आपका पावर शेयरिंग ऑलमोस्ट चैप्टर फिनिश हो गया। इसमें कुछ पॉइंट अगर छूटा होगा तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करो, मैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक चीज समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आप इसे क्या करो, शेयर करो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं और मुझे भी बनाने में अच्छा लगे। ओके, तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो।